हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकेंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की एसएसटी कंप्लीट कर रहे हैं। ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट भी हो चुकी है। पर डे 10 बजे आपकी हिस्ट्री की क्लास होती है और 12 बजे होती है पॉलिटी की क्लास। पॉलिटी की क्लास में देखिए, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। क्लास 6 की बुक कंप्लीट हो चुकी है। आज यहाँ से हम क्लास 7 की बुक स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है देखिए समानता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का देखिए टॉपिक है अध्याय फर्स्ट, समानता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है सभी को एक समान मानता है। ये देखिए एक जानने वाली चीज़ भी है, आप लोगों को ये जानना चाहिए। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी को मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, समानता। भारतीय लोकतंत्र में समानता। तो देखिए, भारत जो है लोकतांत्रिक है, साथ ही में यहाँ पर सभी धर्मों की समानता है। हर धर्मों की ही बात क्यों करें, यहाँ पर हर चीज़ में सभी व्यक्तियों की समानता है। तो देखिए, हम एक एक करके सारे पॉइंट्स समझेंगे। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हों या स्त्री हों, किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, शैक्षिक अथवा आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान की बहुत ही बड़ी विशेषता है कि वो सभी को समान मानता है। उसे जाति, धर्म, शैक्षिक योग्यता, आर्थिक पृष्ठभूमि मतलब अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं है। उसके लिए सभी लोग भारत के नागरिक हैं और सभी लोग समान हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। ये खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। तो देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते कि समानता खत्म हो गई, क्योंकि बहुत सारा समाज आप ऐसे देखते हैं, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने से नीचा मानते हैं, लोगों को नीची जाति का मानते हैं, विभिन्न धर्म मानते हैं और ये दूसरे धर्म का है, शैक्षिक योग्यता के आधार पर भी नीचापन करते हैं। तो देखिए, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक कानून तो है, लोग समान माने जाने के योग्य तो हैं, मतलब सभी को समान माना गया है। भले लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन अगर कोई चाहे तो वो अपने लिए लड़ सकता है कि हम समान हैं और ये कानून हमारे लिए बना है। नेक्स्ट है देखिए, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। कुछ प्रावधान भी हैं देखिए संविधान में। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। तो यहाँ पर देखिए, किसी के लिए अलग अलग कानून नहीं है कि ये बड़े लोग हैं तो इनके लिए अलग कानून, ये गरीब हैं तो ये अलग कानून, सभी के लिए एक ही कानून है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो देखिए, दूसरा पॉइंट ये कि किसी भी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म, किसी भी वंश, स्त्री हो या पुरुष को समान माना जाएगा। तीसरा पॉइंट देखिए ये है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सार्वजनिक स्थान वो होते हैं देखिए जहाँ सभी की ज़रूरतें की चीज़ें मिलती हैं। तो देखिए, जैसे खेल का मैदान हो गया, सभी लोग वहाँ खेलने जा सकते हैं, उसमें किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो तीसरी ये समानता हो गई। नेक्स्ट देखिए, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो भारत जो है देखिए लोकतांत्रिक देश है, लोगों का तंत्र है, इसमें लोगों का शासन, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही इसमें शासन करते हैं। तो देखिए, संसद में जो लोगों द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उसी प्रतिनिधि के माध्यम से ये जो संसद है ये हमारा बनता है। कुआं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं सभी लोग, मतलब इसमें कोई भी भेदभाव नहीं आएगा। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। मतलब इसका ये हुआ कि जो छुआछूत लोग मानते हैं उसका भी उन्मूलन संविधान में कर दिया गया है। बाहर भले ही लोग मानते हैं लेकिन वो गलत है। आगे देखिए, इसी में दिया हुआ है, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है।
पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। तो देखिए सरकार ने जो ये समानता का अधिकार दिया है सभी लोगों को, इसको लागू भी किया है, दो तरह से लागू किया है। एक तो कानून द्वारा, मतलब कानून इसको लागू करवाए, दूसरा सरकार विभिन्न तरह की योजनाएं और कार्यक्रम चलाता है जिसमें जो सुविधाहीन, जहां पर सुविधाएं नहीं हैं, सुविधाहीन समाज की मदद कर सके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्ष तक समानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। तो देखिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है। जैसे आप ले लीजिए आरक्षण वाला मामला ही, SC ST पिछड़ा वर्ग, इनको आरक्षण दिया जाता है। तो इसीलिए देखिए दिया जाता है कि जिससे ये पिछड़े लोग हैं जो आगे नहीं आ रहे हैं, इनको भी यहाँ पर सुविधाएं मिलें और ये भी आगे आएँ, समाज में समानता का इनको भी अवसर मिले। नेक्स्ट है देखिए, इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। तो देखिए जो प्राइमरी वाले स्कूल होते हैं वहाँ पर मध्याह्न भोजन करवाया जाता है बच्चों को, सभी को एक साथ बैठाकर सभी को वही खाना खिलाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। प्राथमिक स्कूलों की देखिए बात की गई है। ये भोजन भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया था। तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि ये जो मध्याह्न भोजन मिड डे मील लागू किया गया था, सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तमिलनाडु से। उसके बाद संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में कब से लागू किया गया? तो 2001 में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी राज्य सरकारें 6 महीने के अंदर इसको लागू करवाएं अपने अपने यहाँ। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चा खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल से मध्याह्न भोजन मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। तो देखिए जब से मध्याह्न भोजन स्टार्ट हुआ, बच्चों की उपस्थिति में काफ़ी सुधार आया। बच्चों को, जो गरीब बच्चे थे जिनके घर में खाना भी नहीं अच्छे से मिल पाता था, उनको भी भोजन मिलने लगा। मध्याह्न भोजन में देखिए रोज़ अलग अलग तरह का खाना बच्चों को दिया जाता है जिससे उनके सभी पोषक तत्व मिल सकें। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर में बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। तो देखिए जातिगत पूर्वाग्रह मतलब अब विद्यालय में तो सभी के बच्चे पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर सभी को एक साथ बैठाकर खाना खिलाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो अलग जाति का अलग अलग बैठो। तो जाति पूर्वाग्रह जो है वो देखिए यहाँ से कम हुई, मतलब ख़त्म हुई। बच्चे साथ में रहना सीखे। साथ ही में और यहाँ पर दिया हुआ है कि और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है। तो देखिए बहुत से ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ दलित महिलाओं को, जिनको माना जाता है कि अरे इनका बनाया नहीं खाना है, तो उनको काम पे रखा गया ताकि ये जो जातिगत पूर्वाग्रह लोगों के मन में बैठा हुआ है इसको ख़त्म किया जा सके। जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो देखिए जो बच्चे गरीब घर से थे वो कभी कभी खाली पेट भी विद्यालय आते रहे होंगे, जिसके कारण अगर खाली पेट आएंगे तो कैसे वो पढ़ पाएंगे। तो मध्याह्न भोजन से सभी लोगों को बहुत फायदा हुआ। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में ने निर्धन बच्चों को स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा तो इससे हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी कुछ ऐसा है जो सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे अगर बड़े स्कूलों की ही बात ले लीजिए तो वहाँ पर देखिए अमीरों के बच्चे जाते हैं और गरीबों के जो प्राइमरी प्राथमिक वाले होते हैं, देखिए कितना अंतर होता है इन स्कूलों में। वही चीज़ यहाँ पर कही गई है। आज भी देश के कई स्कूल हैं जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। तो कानून तो बना हुआ है, लेकिन जब लोग ही नहीं मानते तो उसका देखिए क्या कर सकते हैं। और भी अभी सुधार की इसकी आवश्यकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर
लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। तो देखिए, जब तक लोग ही नहीं समझेंगे कि सभी लोग एक ही समान हैं, कोई भी नीचा या ऊंचा नहीं है, तब तक पूरी पूरी परिस्थिति को नहीं बदला जा सकता, सभी को नहीं बदला जा सकता है जब तक लोग ही नहीं समझेंगे। प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करने का एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। हमारा जो भारतीय समाज है, देखिए, प्रजातंत्री है, लोकतंत्री है, सेम ही बात है दोनों। तो इसमें देखिए समानता स्थापित करना एक बहुत ही बड़ा संघर्ष है। काफ़ी धीरे धीरे देखिए चीज़ें आएंगी, अभी इकट्ठे तो नहीं आएंगी, कुछ आ चुकी हैं लेकिन अभी बहुत कुछ ही बाकी है इसमें। नेक्स्ट है देखिए अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही एक ऐसा है जहां समानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। तो देखिए, जैसी स्थिति भारत की समानता को लेकर, वैसे ही सभी लोकतांत्रिक देशों की है। ज़्यादातर सभी जगह समानता के मुद्दे पर विशेष संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की देखिए बात करिए। अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। तो देखिए, अमेरिका की ही बात यहाँ पर की गई है कि अफ्रीकी और अमेरिकन लोग हैं वहाँ पर, जहाँ पर जो जिनके पूर्वज जो थे गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वो लोग आज भी अपने जीवन को असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिका के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस से पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। तो देखिए कितना ज़्यादा सभी जगह यह असमानता चल रही है। अफ्रीका और अमेरिका की देखिए यहाँ पर बात ही की गई है, कितनी ज़्यादा वहाँ पर भी असमानता चल रही है। साथ ही भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। तो याद रखिएगा किस महिला के कारण हुआ था ये। रोजा पार्क्स महिला के कारण 1913 से 2005 अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी और इन्हीं के मना करने के कारण ये आंदोलन हुआ था। क्या नाम था इसका? सिविल राइट्स मूवमेंट। हिंदी में इसी को कहेंगे नागरिक अधिकार आंदोलन। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूल के दरवाजे खोले जाएंगे। तो देखिए इससे इस आंदोलन के काफ़ी फ़ायदे हुए कि सभी के लिए यहाँ पर देखिए बराबर से स्कूलों में सभी के लिए बराबर जगह, मतलब सभी, कोई भी यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाए और उन्हें उन स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए हैं। तो देखिए पहले क्या होता था, विशेष रूप से अफ्रीकी के लिए अलग, अमेरिकन के लिए अलग स्कूल खोले गए थे। लेकिन ये जो सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ, इसके बाद ये फ़ायदा हुआ कि सभी लोगों को एक ही स्कूल में जाना है। सभी लोगों के लिए सभी स्कूल होंगे, जो जहाँ पर चाहे जा सकता है। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के ही समर्थ रखते हैं जहां कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। तो देखिए अंतर तो अभी भी सब जगह देखने को मिल ही रहा है। समानता का उल्लेख भले है संविधान में, लेकिन असमानता तो देखने को मिल ही रही है। नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश। तो देखिए भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो नहीं दिया, अनुच्छेद 15 के कुछ अंश दिया हुआ है, देख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग मतलब स्त्री पुरुष, या जन्म स्थान कहाँ जन्म हुआ है, इसके आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। फर्स्ट है इसी में, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसके आधार पर किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इससे किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों,
होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थान के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोग्य दायित्व निर्बंधन के या शर्त के अधीन नहीं होगा। तो देखिए एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका, इसमें से कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा और पूछ लेगा किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 15 से संबंधित है। ये किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करता है। नेक्स्ट देखिए लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इससे केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए बहुत हद तक कर रहे हैं और बहुत हद तक कर भी नहीं रहे हैं। हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन अभी समानता पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है। तो यहाँ से देखिए चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।